माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 भी खत्म होने वाला है ना। ओके, कैसे हो सब बच्चे? मजे में? ऑल वेल? नाउ अभी आप ऐसा समझो कि चैप्टर नंबर 5 खत्म हो रहा है। थोड़े बहुत थियोरी का पोर्शन और एक्सरसाइज थोड़ी बहुत बाकी है, राइट? ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट के एंड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 8 चैप्टर्स है, 8 तो बहुत छोटा सा है, बाकी रहे 2, 6 एंड 7 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज चैप्टर नंबर 5 के लिए तो जो थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है ना बच्चों, वो जो मटेरियल नॉर्मली हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं, उसमें से कौन सा मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी पजेस करता है, उसके ऊपर से नाम दिया है। 3 नाम हमारे पास है, एक डायमैग्नेटिज्म, सेकेंड वन इज पैरामैग्नेटिज्म एंड थर्ड वन इज द फेरोमैग्नेटिज्म। Now, how can we distinguish any matter in these 3 ways? So, every atom possesses the nucleus as well as the electrons revolving around it. And due to the rotational motion, or you can say that due to the orbital rotational motion of the electron, it also possesses the orbital magnetic moment. And on the basis of this resultant orbital magnetic moment of whole substance, we can distinguish the matter or substance into 3 parts, right? There are 3 criteria. One is susceptibility, other one is relative one, and other one is the material one. What is mu r? Mu r kya hai? So it is the relative permeability, right? This one and this one, right? So ये सब की basis के हिसाब से 3 parts दिए गए। First of all, we want to discuss something about the diamagnetic substance. Diamagnetic substance basically है क्या, वो अभी हम लोग समझाते हैं। First one is diamagnetism और diamagnetic substance, दोनों अलग अलग है। Diamagnetic substance एक substance जो है उसका टाइप जो है मैग्नेटिज्म में, उसको नाम दे। लेकिन डायामैग्नेटिज्म क्या है बच्चों? तो डायामैग्नेटिज्म है उसके अंदर रही हुई उसकी प्रॉपर्टी है, राइट? तो सबसे पहले पॉइंट वाइज अगर जाओगे ना, तो ये थ्योरी आप यहां का यहां लर्न हो जाना है आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस फॉर विच इट्स एवरी एटम, यू कैन से दैट, डू नॉट possess, or every atom must not possess the orbital magnetic dipole moment. उसके पास डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। एक बात हो गई। अभी उसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी ससेप्टिबिलिटी माइनस हो गई। दूसरी बात, उसकी म्यू आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो गई। उसकी म्यू की वैल्यू म्यू 0 से भी कम हो गई। म्यू 0 का मतलब आप समझ सकते हो ना, इवैक्यूएशन, मतलब वहां पर कुछ नहीं है ना, हवा भी नहीं है, तो उससे भी कम वो म्यू है। सो अभी ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ सकते हो, ऐसा फील्ड, ये बात प्रेजेंट है यहां पर, और यही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज मैंने ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है। तो बच्चों होना क्या है, अभी यही फील्ड यहां पर होता तो क्या होता? तो ये लाइन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होती क्योंकि ये बाहर है। ये लाइन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होती, वो बाहर है। लेकिन ये जो लाइन अंदर जा रही थी ना, वो यहां से बाहर निकल जाएगी, और ये लाइन भी यहां से बाहर निकल जाएगी, राइट? So it behaves like this. तो उसका behavior क्या हुआ? How can you write it? So here the magnetic field lines coming out from the substance. Substance के अंदर पास नहीं होगी, उससे बाहर आ जाएगी। कितने प्रपोर्शन में बाहर आ जाएगी? 10 to the power 5 लाइन्स होती है, उसमें से एक पार्ट बाहर निकल जाता है। तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा होता है। So this is one property possessed by it. उसके पास एक प्रॉपर्टी है ऐसी। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ऐसा वाला यूनिफॉर्म नहीं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होगी, लाइक दिस।
ये पैरेलल है तो यूनिफॉर्म, पैरेलल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इफ आई प्लेस दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड दिस वन, तो क्या होगा? तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग पोल एंड दिस वन इज द वीकर पोल। यू नो वेरी वेल, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है, यहां पर फील्ड लाइन स्पेशियस है। तो दिस नॉर्थ पोल इज द वीकर पोल एंड दिस साउथ पोल इज द स्ट्रॉन्गर पोल। एंड ड्यू टू दैट रीजन व्हाट हैपन, यू नो, दिस मैग्नेट possess some amount of force, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, एंड द फोर्स इज इन सच अ वे, कोई एक डायरेक्शन में लगने वाला है ना, सो द फोर्स इज इन सच अ वे दैट इट मूव टुवर्ड्स द वीकर, तो ये फोर्स उसको ये डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पोल टू द वीकर पोल, स्ट्रॉन्ग से वीक पोल की ओर इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो ये हो गई उसके साथ में दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी, राइट। अभी और एक बात कर लेते हैं इसके साथ में जुड़ी हुई, राइट। एक और बात कर लेते हैं इसमें जुड़ी हुई, अगर इसके साथ में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर ये डायरेक्शन में है उसकी, मतलब ये, और इसी डायरेक्शन के अंदर अगर फील्ड भी लगता है, देन the motion of the electron gets weaker, that means उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो यहां पर वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है ड्यू टू द एडी करंट्स। वो एडी करंट्स क्या होता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एडी करंट्स डिटेल स्टडी है, पूरा एक थियरी पूरा उसके बेसिस के ऊपर है। और नीट की एग्जाम के लिए ऐसे सब पार्ट्स होते हैं ना जो कंसेप्ट बेस्ड होता है, मतलब क्वेश्चन रीड किया, कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आंसर देना है, तो ये सब इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आई बात समझ में? ओके, देन आफ्टर मैंने बताया आपको कि डायमैग्नेटिज्म के लिए ससेप्टिबिलिटी माइनस होती है, 0 से कम होना मतलब माइनस होना है, राइट। दूसरी एक बात, सुपर कंडक्टर नाम सुना होगा आपने, मोदी जी की बात सुनी होगी आपने, है ना, बुलेट ट्रेन नाम भी सुना होगा। बहुत यूरोपियन कंट्रीज और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ऐसे बुलेट ट्रेन चलती है, उसकी स्पीड प्लेन की स्पीड की जितनी है, 200, 300, 400, इवन 500 तक की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चलती है। अगर वो ट्रेन उतनी स्पीड से चलती है तो व्हील के साथ में कुछ मैनेज करना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर व्हील घूमते रहेंगे 500 की स्पीड से तो आप सोचते हो क्या हो सकता है उसके साथ, उसकी पटरियां कैसी होनी चाहिए, ट्रैक्स कैसे होने चाहिए, वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात माय डियर, इतनी स्पीड से चलने वाली ट्रेन के लिए पावर भी उतना ही फास्ट देना पड़ता है। हमारे घर में एसी पंखा सब चलता है, उसके लिए जो पावर आता है ना वो स्पीड से तो हमारी ट्रेनें चलती है 40, 50, 70 वाली स्पीड में। लेकिन यहां पर 500 की स्पीड से ट्रेन चलानी है तो उसके लिए जो मटेरियल पावर के लिए यूज करना पड़ता है, इट इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। वो सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर बहुत लोअर होना पड़ता है। तो सपोज ऐसा समझो कोई मटेरियल है जो सुपर कंडक्टर है, अभी इसको मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, राइट। तो ये सुपर कंडक्टर जो है मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, दिस मटेरियल हियर T इज ग्रेटर देन TC, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। अगर मैंने ये सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर दिया धीरे धीरे, इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस, देन व्हाट हैपन, यू नो, उसके लिए क्या होता है वो समझना चाहिए। As you gradually decrease the temperature, at one temperature, all the field lines automatically coming out of the substance. Substance में से ऐसे सभी lines बाहर निकल जाती है 100%, and this one will behave like the, you can say, the superconductors. तो ऐसे superconductors बन सकते हैं, right? और
ऐसे जो सुपर कंडक्टर्स बनते हैं उसका टेम्परेचर बहुत लो रखना पड़ता है ताकि उसमें से बहुत ज्यादा करंट पास हो सके, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस बहुत कम ऑलमोस्ट जीरो जितना होता है, जो किसी के पास मतलब कोई भी मटेरियल के पास नहीं होता। दिस इफेक्ट फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय द मेजनर, दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज नोन एज द मेजनर इफेक्ट। आपको एक मार्क्स में पूछ भी सकते हैं कि ऐसा किसमें होता है। सो ऐसा इसीलिए होता है कि beyond this one it is not the diamagnetic substance, but as you decrease the temperature the dipole moment, magnetic dipoles are arranged themselves in such a way that the magnetic field lines are coming out of it, and that's why it behaves like the diamagnetic substance. ये तीन प्रॉपर्टी आप लिख दो राइट उसके साथ में। अभी उसके एग्जांपल्स में आपको दे दो, तो इसके एग्जांपल्स है बिस्मथ, देन कॉपर, देन पीबी, then Si, okay, H2O, bismuth, copper, lead, silicon and H2O, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये भी आपको एक मार्क्स के एमसीक्यू के लेवल पे गुजरात बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। Which are the paramagnetic substance from the following one? तो ये एक पार्ट हुआ तीन टाइप के सब्सटेंस में से, जिसका नाम हमने समझाया डायमैग्नेटिज्म। ये सब दो बेसिस के ऊपर बनते, मैंने आपको बताया कि एटम के पास जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेशनल मोशन करता है उसके ऊपर से उसके पास होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और इलेक्ट्रॉन अपना खुद का एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी पजेस कर सकता है। ये सब इसके अंदर बहुत पजेसिव रोल मतलब उसका रहता है। सो टू डिस्टिंग्विश द मैटर, टू डिस्टिंग्विश द सब्सटेंस, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड वन, That is called the paramagnetic substance. अभी इसके साथ में कंपैरिजन में ही हम लोग जाएंगे ताकि आपको मालूम पड़े, राइट? अभी देखो ये ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, बट इफ आई हैव वन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कंपैरिजन से इसीलिए समझा रहा हूं बच्चों कि आपको इजी लगेगा और पॉइंट्स याद रखने में बहुत सिंपल हो जाएगा। आप अपने आप ऐसा बनाओ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। मैं लास्ट में आपको तीनों के डिफरेंसेस और इक्वलिटी भी बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या क्या है और सिमिलरिटी क्या है, राइट? सबसे पहले इसमें बताया था कि द मैटर इन विच द एटम्स डू नॉट possess एनी टाइप ऑफ डाइपोल मोमेंट, देन इट इज नोन एज द डायमैग्नेटिक। बट हियर एवरी एटम possess द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हर एक एटम के पास खुद का ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। सुनना वर्ड्स बहुत केयरफुली, बट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एज अ सब्सटेंस एज अ होल इट इज जीरो। फिर से एक बार, एवरी एटम possess द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यस, बट सब्सटेंस एज अ होल इट possess द डाइपोल मोमेंट, नो। क्यों? सभी डाइपोल मोमेंट टेम्परेचर के हिसाब से रैंडमली ओरिएंट होती होगी, एंड ड्यू टू दैट रैंडम ओरिएंटेशन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स जीरो। आई बात समझ में? तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, इफ वी प्लेस सच टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट हैपेंड माय डियर? तो ऐसे सब्सटेंस को मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने ऐसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या हुआ? तो हुआ ये बच्चों कि ये वाली लाइन तो वैसे ही जाने वाली है, बट दिस लाइंस आर पासिंग थ्रू इट। मतलब थोड़ी बहुत लाइन ये ऑब्जेक्ट, ये सब्सटेंस जो है ना उसके अंदर से पास होती थी, ये पहले बाहर निकल गई डायमैग्नेटिक में, ये अंदर हो गई। सो व्हाट कैन यू से? Here inside the substance, the crowdedness of the field lines get decreasing. Here inside the substance, the crowdedness of the field lines gets increasing. आई बात समझ में? That's why you can say this is the magnetic field. Again, कंपैरिजन से सीखोगे बहुत मजा आएगा, जल्दी याद रह जाएगा। अभी मैंने ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, this one is the north pole, this one is the south. Then all the dipoles orient in such a way that they are orienting only in the one direction, and that's why this one is possess the force, or the force is applied due to this external magnetic field towards the stronger pole.
इससे उल्टा है बिल्कुल, देख लो यहां पे वीकर पोल की ओर फोर्स लगता है, यहां पे स्ट्रॉन्गर पोल की ओर फोर्स लगता है। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस। अभी तक के 3 डिफरेंस हो गए। उसके पास एटम के लिए m0 है, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सेकेंड ये फील्ड लाइंस वाला। थर्ड नॉन यूनिफॉर्म वाला। फोर्थ वन सुपर कंडक्टिविटी इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिज्म। इन दिस केस पैरामैग्नेटिज्म नो सुपर कंडक्टिविटी इज पॉसिबल, क्योंकि इसके पास डाइपोल मोमेंट है। तो दूसरा एक लॉ आता है उसके अंदर, क्यूरिथ लॉ। उसके अंदर दूसरा एक लॉ आता है जिसका नाम है क्यूरिथ लॉ। सो इन दैट केस द क्यूरिथ लॉ, यू कैन से दैट दिस मैग्नेटाइजेशन M इज प्रोपोर्शनल टू B अपॉन D। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब्सटेंस के लिए। M इज व्हाट? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? जो डाइपोल मोमेंट सभी ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट था, वो सभी एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है। इसको नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन। दिस मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड T, टेम्परेचर। जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन उतना बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर कम करोगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्यों? You know very well, according to the 11th standard, half mv square, it is equal to 3 by 2 kBT. This temperature is directly related to this kinetic energy. तो जितना टेम्परेचर कम उतनी स्पीड भी कम, उतना ओरिएंटेशन भी कम। तो धीरे 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 सभी डाइपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको नाम देते हैं मैग्नेटाइजेशन। If I remove this proportionality sign, this M is equal to C. C is what? It is Curie constant. Curie का constant है. And you know B is equal to, you can say that mu naught into H upon D. ये H क्या है देखना है तो लास्ट अगले वाला थियरम चेक कर लो, आपको H का वैल्यू मिल जाएगा और H का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। वैल्यू तो नहीं होता है, खैर। Okay, now you know very well that M upon H is equal to C mu naught divided by D. C is constant, mu naught is also constant, and my dear friend, M upon H is called chi. Susceptibility. It is equal to C mu naught upon D, and therefore you can say that chi is proportional to 1 upon D. आई बात समझ में? अगले वाले थियरम में बताया था this susceptibility is depending only on 2 criteria. Number 1, type of the substance, and number 2, my dear friends, it is inversely proportional to its temperature. राइट? इतना डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ इसके साथ में जुड़ी। वंस ऑल द डाइपोल ओरिएंट इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सभी डाइपोल जो रैंडम थी ना, वो सब एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए तो उसको नाम देते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। एक डायग्राम से समझाना चाहूं मैं आपको। सपोज ये सब्सटेंस जो है उसके अंदर ये सब ऐसी ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। तो ये सब डाइपोल्स बनी कैसे? ये सब रैंडम कैसे आ गया आपके पास? सो इसके पास मोशन होता है ना, अकॉर्डिंग टू दैट। अगर ऐसे हुआ ये तो ये डायरेक्शन, ऐसे हुआ तो ये डायरेक्शन। अभी मैग्नेटिक फील्ड में लगाऊंगा इसके ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से ये सब डाइपोल्स अपने आप में ये डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द saturation magnetization. Once saturation magnetization gets established, then the Curie's law is not obeyed. Curie's law बंद, खत्म, काम पूरा Curie's law का। So Curie's law कब तक ओबे होगा? जब तक saturation magnetization नहीं मिल जाता। ओके, कोई बोलेगा सर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से जो लगाया था आपने यहां पर, अगर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर लिया तो क्या होगा? इफ आई रिमूव दिस मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा? वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ये सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? सो यहां पर क्यूरी लॉ कब तक ओबे होगा? जब तक ये सिचुएशन नहीं आती है तब तक। आ जाने के बाद कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी, if we remove this magnetic field, then what can we say? It will achieve its original shape, size. सब कुछ जो के shape तो बदलता नहीं है। Original situation of the dipoles. Correct? Then after, इसके examples क्या हो सकते हैं? So बच्चों इसके examples जो है ना, वो aluminium, then sodium, then calcium, then oxygen, O,
at STP. Oxygen O2 भी हो सकता है. Okay, then copper chloride. These are the examples of the, you can say that, paramagnetism. Right? इसमें से परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते आप, क्योंकि जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाया ये वापस आ गया, है ना. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सूचनाएं दी आपको, चार बार नोटिस दिया आपको कि भाई ये करना है, ये करना है, ऐसा होमवर्क करना है, ऐसी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आप नहीं सुधरते. क्यों? मैग्नेटिक फील्ड जैसे हट गया आप वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में, है ना. रिजल्ट नहीं आता है और कुछ नहीं, इससे रिजल्ट नहीं आता है और कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, वो क्या होगा? रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. उसके बाद में क्या होगा? यू नो वेरी वेल, है ना. सो डू योर वर्क सीरियसली. नाउ अभी थर्ड वन जो मेरे पास है एक्सप्लेनेशन में, वो कौन सा वाला है? तो आप जानते हो थर्ड वन का नाम. दिस इज नथिंग बट दी व्हिच वन? इट इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. Ferromagnetic material. This material are such that its atom also possess the like paramagnetic. उसके पास अलग अलग एटम के पास खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. दूसरा, the substance as a whole its magnetic moment is zero. Like this. Similarity है ये दोनों में, लेकिन ये दोनों के साथ में इसके लिए डिफरेंस हो गया. ये सेकेंड वन. सेम प्रॉपर्टी. If the field lines are passing through this ferromagnetic substance, it possesses that field lines are just more crowded with the paramagnetic. Paramagnetic के साथ में ज्यादा crowded इसके लिए हो सकता है. Same role possesses in this one in the ferromagnetic. If you place the ferromagnetic substance in this one, non-uniform magnetic field, then what happens? This magnet, or you can say that ferromagnetic substance, attract toward the स्ट्रॉन्गर पोल. अभी डिफरेंट जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग क्या है इसके अंदर, तो ये है डिफरेंस इसके अंदर. सी, सपोज इफ आई टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वन, देन विद द हेल्प ऑफ सम एचिंग मेथड, राइट, देन यू कैन ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ डोमेन स्ट्रक्चर इन इट. इसके अंदर ऐसा कुछ डोमेन स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है. ये डोमेन की साइज, उसका से कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ फिक्स नहीं होता है, राइट. तो ये डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट होती है. आई बात समझ में? इतने एरिया के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सबकी डाइपोल मोमेंट ऊपर होगी. इतने एरिया के अंदर जितने भी डाइपोल होंगे वो सब इधर होंगे, ये वाले इधर. अलग अलग कंट्री की बात करते ना ऐसे, लेकिन अगर एक की बात करें तो सब जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल वाला हो जाएगा, है ना. लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ऐसा स्ट्रॉन्ग वाला. इफ आई अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड ओवर इट, देन व्हाट हैपन? ऑल द डोमेन्स गेट्स broken, you can say that break one by one due to the presence of the external magnetic field, and the situation is such that all are arranged themselves in one direction only. All are arranged themselves in one direction only. ये सभी dipoles टूट फूट करके ऐसा हो जाएगा. This is in the presence of the external magnetic field. Still ये magnetic field यहां पर भी present है. कोई बोलेगा सर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया तो क्या हो सकता है? इफ यू रिमूव दिस मैग्नेटिक फील्ड, द ऑब्जेक्ट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल दिस डोमेन साइज. ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता. अगर आपने 1 दिन 2 दिन 5 दिन ऐसा रखा तो शायद ये सब्सटेंस खुद मैग्नेट बन जाता है, अट्रैक्ट, रिपेल, ऐसा कुछ करने के लिए काबिल हो जाता है. सो बाय दिस वे यू कैन से दैट, बाय दिस वे यू कैन से दैट, आप ऐसा बोल सकते हो इसके साथ. आई बात समझ में? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स आप समझ सकते हो ना, कौन से हो सकते हैं? सो इट इज Fe,
कोबाल्ट, निकल, बहुत सारे ऐसे। तो ये सब फेरोमैग्नेटिज्म के लिए हो गया। सो परमानेंट मैग्नेट जो बनते हैं ना बच्चों, ये इसमें से बनते हैं। ये डोमेन की साइज कितनी होती है ऑन एन एवरेज? तो ये डोमेन की साइज जो होती है ना वो 1 मिलीमीटर अराउंड होता है। उसके अंदर अराउंड 10⁻11 जितने एटम्स भी पॉसिबल है, 10⁻11 जितने एटम्स पॉसिबल है रहना, राइट। फेरोमैग्नेटिज्म इज पॉसिबल ओनली इन द सॉलिड। लिक्विड एंड गैस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये रीजन समझो आप कि ये डोमेन वाला स्ट्रक्चर कभी भी गैस में नहीं हो सकता। डोमेन वाला स्ट्रक्चर कभी भी, यू कैन से दैट, नॉट पॉसिबल इन अ लिक्विड, बट इट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ अ सॉलिड। वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही पॉसिबल है, isn't it? अभी तीनों का डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, राइट। डिफरेंस के लिए ऑर्डर में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म, देन आफ्टर पैरा एंड देन आफ्टर फेरो। इन डायमैग्नेटिक मटेरियल each and every atom do not possess any type of magnetic dipole moment. In paramagnetism, the atom possess the magnetic dipole moment. In ferromagnetism, atom possess the magnetic dipole moment. Similarity and difference. Once you place diamagnetic substance in uniform magnetic field, the field lines are coming out of the substance. In case of paramagnetism, the field lines are crowded inside the substance. Same in this one, ferromagnetic substance. Once you place the diamagnetic substance in the non-uniform magnetic field, that means the attraction is towards the weaker pole, or it move away from the stronger pole. Same one. In the paramagnetic substance, if you place the substance in non-uniform magnetic field, paramagnetic substance, this attract towards the stronger pole, not south pole, stronger pole. This is north and this is south. The south is the stronger one. Same one in the case of ferromagnetism. It attract towards the stronger pole. Difference क्या है यहाँ पर? So in the case of diamagnetism, the superconductivity is possible and Meissner effect is also possible. Superconductivity is nothing but one type of Meissner effect. In paramagnetism, no superconductivity, no you can say that Meissner effect is possible. Same way in the ferromagnetic substance, not possible. 5 जितने डिफरेंस हो गए। इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस Curie's law is not possible. In the ferromagnetism it is not possible, but in the paramagnetism it is possible. थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है, लेकिन इसके जितनी नहीं है। In diamagnetic substance domain structure is not possible. In paramagnetic substance domain structure is not possible. In ferromagnetic substance domain structure is possible. 6th difference. 7th difference. In the case of diamagnetism, you can't prepare the permanent magnet. With the help of paramagnetic substance, we can't prepare the permanent magnet. From the ferromagnetic substance, we can prepare the permanent magnet. In the case of diamagnetic substance, the susceptibility is negative, less than 0. In the paramagnetic substance, the susceptibility is greater than 0. This E is not the epsilon 1 from the chapter number 1, as you see in the Coulomb's law. It is not that epsilon. It is some smaller number. ये छोटा वाला number है. So in the case of paramagnetic, the susceptibility is positive, but smaller in number. In ferromagnetic, it is very greater than 1. The value of mu r is between 0 and 1 in the case of diamagnetism. In case of paramagnetism, it is greater than this mu, and you can say that 1 plus E. It is more than 1, बहुत ज्यादा. In case of diamagnetism, this mu is less than mu naught, बहुत कम है. It is greater than mu naught, and it is greater than mu naught. कम से कम 10 हो गए. अभी भी और एक लिख सकते हो, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो, ये सब के एग्जाम्पल भी लिख दो. So 11 जितने डिफरेंस हो गए. ऐसी थियोरी को लर्न करने के लिए सभी को ऑर्डर में डालते जाओ. 3 थियोरी एक साथ में लर्न हो जाएगी. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट
वो एक शीट तैयार कर लो, पिन पेज ले लो, पिन पेज में से एक डाया, एक पैरा एंड एक फैरो कर दो। जो मैंने पॉइंट्स बताए वो लाइन टू लाइन लिखते जाओ। बस आपकी तीनों थियरी लर्न हो जाएगी। इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, यू कैन राइट वेरी इजीली। तो ऐसी थियरी को जब हम लोग बोलते हैं ऐसे लर्न करो, तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके ये लर्न होता है। खैर है बच्चों, एक्सरसाइज में से एक आध सम कर लेते हैं, है ना। 5.18 A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere. So I is equal to 2.5 ampere. In the direction 10 degrees south of west and 10 degree north of east. मतलब अगर मेरे पास ये डायरेक्शन हुई, so this one is the north and this one is the south, this one is the east and this one is the west. अभी क्या होगा, तो ये वाला, सॉरी, बहुत 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 सुना, यहां पर एक लाइन ऐसे जो बनाएंगे ना, वो मैग्नेटिक होगी, ये मैग्नेटिक की लाइन है। अभी यहां से ऐसी एक लाइन, दिस इज द वायर, you can say that this wire is, or you can say that cable, this angle is 10 degree as well as this angle is also 10 degree, right? The current is 2.5 ampere in the direction 10 degrees southwest, right? And you can say that 10 degree northeast, right? The magnetic meridian of the plane happens to be 10 degree west, ये 10 डिग्री पे है, ये एंगल भी यहां पर 10 डिग्री। दिस इज द मैग्नेटिक, दिस टू आर द मैग्नेटिक पोल, ये वाला मैग्नेटिक पोल है, ये वाला भी मैग्नेटिक पोल है, अच्छे से, राइट। ओके, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 0.33 G, B is equal to 0.33 G, अर्थ मैग्नेटिक पोल, एंड द एंगल ऑफ dip is 0। एंगल ऑफ डिप का मतलब आप फाई लिखते हैं नॉर्मली, वो वहां पर 0 है, राइट। अगर 0 है तो वो नॉर्मली अर्थ के मैग्नेटिक जो इक्वेटोरियल लाइन होता है ना, उसके ऊपर पॉइंट होना पॉसिबल है। लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द केबल एट द न्यूट्रल पॉइंट्स, the magnetic field due to the current carrying cable is equal and opposite to the horizontal component of the earth magnetic field। ऐसा ही एक सम हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया। We want to find out the distance at where you will get the, you can say, null points or neutral points। न्यूट्रल पॉइंट्स होता क्या है बच्चों, सपोज यहां पर ये पॉइंट है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये डायरेक्शन में है, तो कोई एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जिससे वैल्यू सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, तब जाके ये 0 होता है। तो ये समझ में, करेक्ट। उसके साथ में बात करते हैं, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एक केबल से कितना होता है, सो देयरफॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught I upon, this is 2 pi R। I want to find out R, so it is mu naught I upon 2 pi B। अभी मेरे पास mu naught क्या है, so it is 4 pi 10 to the power minus 7। My dear, I is 2.5 and then 2 pi, तो 2 pi रहेगा ही रहेगा। B मैग्नेटिक फील्ड कितना है, so B is 0.33, राइट। तो ये 2 pi कैंसिल हो गया, तो ये दोनों के साथ में कैलकुलेशन कर दो। लेकिन मैंने ये 0.33 लिया, वो मैं नहीं ले सकता। रीजन, I want to get the horizontal component of the earth magnetic field and this BH is equal to, you can say that B cos phi, and therefore is equal to B cos 0, and therefore it is equal to B, and this is equal to 0.33 G है बच्चों, 0.33 into 10 to the power minus 4 टेस्ला लेना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर मिलेगा, राइट। सो ये कन्वर्जन करना भी जरूरी होता है। यू कैन डू द कैलकुलेशन
with the calculator, you will get the answer for this R first in meter, and then you can also calculate it into the centimeter. Correct?